नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एजुकेशन मंत्रा पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। कल हमने इंडियन इको का पहला चैप्टर कवर करा था और पहले चैप्टर के अंदर सब तीन चीज़ें पढ़ी थी। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेटस, दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर का स्टेटस और तीसरा फॉरेन ट्रेड का स्टेटस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आगे वाले तीन सेक्टर के स्टेटस। ठीक है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, क्या ब्रिटिशर्स के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी थे या नहीं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस। चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल, फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर चौथा पॉइंट है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश। क्या पॉजिटिव पॉइंट थे, क्या ऐसे उन्होंने अच्छे काम किए थे इंडिया में आके जो आज भी सराहनीय है। चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। ये देखो भाई, फर्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक कंडीशंस। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है जननांकीय रूपरेखा, यानी डेथ रेट क्या थी, बर्थ रेट क्या था, ठीक है, जनसंख्या की गिनती किसने करी थी, इन्फेंट मोरलिटी रेट क्या थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी। तो एक बार इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते। तो देखो बच्चे ध्यान से, जो बर्थ रेट थी वो 48 पर थाउजेंड और जो डेथ रेट थी वो 40 पर थाउजेंड, जो कि दोनों के दोनों काफ़ी हाई थी। पैदा होने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा थे और मरने वाले भी ज़्यादा थे। ठीक है, बर्थ रेट ज़्यादा थी 48 और डेथ रेट कम थी, इसलिए पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी। इस चीज़ का सिंबल है। उसके बाद बात की जाए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब होता है औसतन एक व्यक्ति कितने साल जीता है। तो उस टाइम की एवरेज जो लाइफ थी वो 32 साल थी और आज के टाइम पे 69 हो चुकी है, यानी पुराने टाइम पे काफ़ी कम एज थी। ये एवरेज एज है, जो कि इस बात को बताता है कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। अगर कोई बीमार हो जाता था तो सीधा निपट ही जाता था। आई बात समझ में, यानी बीमारियों के प्रिकॉशंस नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं इन्फेंट मोरलिटी रेट। इन्फेंट मोरलिटी रेट जो है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फेंट मोरलिटी रेट क्या होती है। इन्फेंट होता है शिशु, 1 साल से छोटे बच्चे को शिशु बोलते हैं। और मोरलिटी रेट मतलब मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। एक पैदा होने के बाद 1 साल तक बच्चों को शिशु बोला जाता है और 1 साल के अंदर मृत्यु को प्राप्त होने वाले बच्चों की जो संख्या थी उस टाइम पर 218 पर थाउजेंड। 1000 बच्चों में से 218 मर जाया करते थे, जो कि पुअर हेल्थ फैसिलिटी का सिंबल है। और आज ये सुधर चुकी हैं, अब है 33 पर थाउजेंड। सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस में या फिर स्पेशल केसेस के अंदर बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब 33 का आंकड़ा है, पहले 218 का आंकड़ा था, जो कि ज़्यादा हुआ करता, जो कि पुअर मेडिकल फैसिलिटी की तरफ इंडिकेट करता। लिटरेसी रेट का मतलब है, लिटरेसी का मतलब है नॉलेज ऑफ रीड एंड राइट, पढ़ने लिखने की नॉलेज को लिटरेसी बोलते हैं, जो कि पहले जो थी मेल में 16% और फीमेल में 7% थी। यानी सिर्फ पढ़ने और लिखने की नॉलेज भी बहुत कम लोगों को होती थी। मेल 16% पढ़ रहे होते थे, फीमेल 7% पढ़ रही होती थी। यहाँ पर जेंडर बायस भी सामने देखने को मिलता है कि अनइक्वलिटी थी, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता। लास्ट, लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो काफ़ी लो था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी और साथ में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी की कमी थी। इन सभी चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल था। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब है जननांकीय रूपरेखा, हमारे देश के जो जनसंख्या है, जनगणना है, ठीक है, उसकी रूपरेखा के बारे में बात किया। डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोरलिटी रेट, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी कितनी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस की। चलते हैं इसी के साथ आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या होता है बच्चे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जरा ध्यान से देखें। अब यहाँ एक ईयर याद रखने की जरूरत है, वो है 1921, जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से हम जानते हैं, महाविभाजन का वर्ष। अब ध्यान से सुनना, 1921 को महाविभाजन का वर्ष माना जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी पॉपुलेशन बढ़ती थी कभी घटती थी, लेकिन 1921 के बाद लगातार पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई।
ठीक है। तो 1921 से पहले को एरिया को बोला जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और 1921 के बाद के टाइम पीरियड को बोला जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज किसके ऊपर बेस्ड होती है? जहां पर हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट होती है स्टेज, जहां बर्थ रेट तो हाई होती है लेकिन डेथ रेट लो हो जाती है सेकेंड स्टेज। इसके अलावा एक थर्ड स्टेज भी होती है जहां बर्थ रेट भी लो, डेथ रेट भी लो, उसको थर्ड स्टेज बोलते हैं। इंडिया अभी थर्ड स्टेज में नहीं गया है, चाइना थर्ड स्टेज में जा चुका है। ठीक है, तो पहली स्टेज 1921 से पहले, दूसरी स्टेज 1921 के बाद, और तीसरी स्टेज अभी इंडिया में नहीं आई है। यहाँ डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही लो होती। 1921 से पहले डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई थी, और सेकंड जो स्टेज होती है जिसको सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं, डेथ रेट तो लो होती है और बर्थ रेट हाई होती है, यानी पैदा होने वाले बच्चे ज़्यादा हो जाते। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी में इसको जननांकीय संक्रमण या परिवर्तन का चरण बोलते हैं। चलो भाई, अब ये देखो, अब ये पॉपुलेशन सेंसस की बात की जाती है। पॉपुलेशन सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना, जनसंख्या की गणना करना। सबसे पहली बार भारत में जनगणना हुई थी 1881 में, जिसको ऑफिशियल क्या बोलते हैं? ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली बार 1981 के अंदर जनगणना हुई, और उसके बाद से हर 10 साल में जनगणना होनी शुरू हो गई। कितने मेल पॉपुलेशन है, कितनी फीमेल है, कितनी फैमिली है, कितने 18+ है, कितने 18 से कम है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें पता की जाती है। किस स्टेट में, किस यूटी में सबसे ज़्यादा मेल है, किस में फीमेल है, किस में पढ़ने लिखने वाले लोग ज़्यादा है, किस में लिटरेसी रेट कम है, ज़्यादा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें काउंट की जाती है, और बेसिकली जनसंख्या की गणना की जाती है। तो इंडिपेंडेंट के बाद, आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई, और आज़ादी से पहली बार जनगणना 1881 में, जो कि लॉर्ड मियो ने कराई थी। ठीक है, सॉरी, लॉर्ड रिपिन ने कराई थी, लॉर्ड रिपिन। इतनी बात आई समझ में? उसके बाद इसके अंदर काउंट क्या क्या किया जाता है? एज डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर रेशो, एजुकेशन लेवल, पॉपुलेशन साइज, इस सारे डाटा को इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इंडिया के अंदर जो सेंसस है वो हर 10 साल में किया जाता है, यानी हर 10 साल बाद सेंसस किया जाता है। ठीक है, 1951 के बाद 1961, 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021 को होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक ये जनगणना नहीं हुई। तो हमारे पास जो डाटा है वो 2011 का डाटा है। आई बात समझ में? ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो कई बार आपके एग्जाम में सवाल आता है, वाई 1921 इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? 1921 को ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे पहले कभी पॉपुलेशन बढ़ती थी, कभी पॉपुलेशन घटती थी, लेकिन इसके बाद पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही चली गई। इसी वजह से इस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और पहले पॉपुलेशन बढ़ने और घटने के पीछे एक रीज़न था कि भाई बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होती थी। ठीक है, और इसके बाद लगातार बढ़ने का रीज़न क्या हो गया कि बर्थ रेट तो हाई है लेकिन जो डेथ रेट है वो लो हो गई, क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटी सही हो गई। तो 1921 से पहले के एरिया को फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और बाद वाले एरिया को सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलो भाई, समझ में आ गई बात। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कि हमारे देश में लोग व्यवसाय क्या करते थे? व्यवसाय के दृष्टि से 3 ही क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेसरी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राइमरी बोलते हैं एग्रीकल्चर को, सेकेंडरी बोलते हैं इंडस्ट्री को, टेरेसरी बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो अगर देखा जाए 70 से 75% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, 10% लोग जो हमारे पास सेकेंडरी में काम करते थे। ठीक है, और 15 से 20% लोग टेरेसरी यानी सर्विस सेक्टर में लोग काम करते थे। ये बात ही समझ में। लेकिन एग्जैक्ट डाटा जो है 72.7% लोग
प्राइमरी सेक्टर, जिसको अप्रोक्स 70 से 75 बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में 10.1, जिसको 10% ही बोलते हैं, और 15 से 20% लोग अप्रोक्स में टेरेसरी सेक्टर में काम करते थे, ठीक है। प्राइमरी सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे थे, सेकेंडरी में 10% और टेरेसरी में 17.2। एग्जैक्ट डाटा ये लिखा हुआ है, ये एक्चुअल डाटा है, ये अप्रोक्स डाटा है। तो कई बार एग्जाम में अप्रोक्स के डाटा के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाती है और कई बार एक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाती है, कितने प्रतिशत लोग इसके क्षेत्र में काम करते हैं। चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, अब एक रीजनल डिस्पैरिटी पाई जाती थी, क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती थी। अब ये क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्या हैं? क्षेत्रीय विभिन्नताओं का मतलब इतना सा है, किसी भारतवर्ष के किसी राज्य में तो खेती ही की जाती थी, किसी राज्य में व्यापार ही किया जाता था, कुछ राज्य सिर्फ सर्विस सेक्टर की तरफ मुंह कर रखे थे। ये बात आई समझ में? तो इनको क्षेत्रीय विभिन्नताएं बोलते हैं कि कुछ स्पेसिफिक स्टेट एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में एंगेज थे, यानी वही कार्य कर रहे थे। तो इसके अंदर एक चीज याद रखो आप लोग, BOM, BOMB। BO का मतलब बॉम्बे, M का मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी और B का मतलब है बंगाल। ये जो 3 राज्य थे हमारे पास, यहां जो है लगातार एग्रीकल्चर कम होता जा रहा, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार क्या होता जा रहा था? कम। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी, तो ये लोग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में लगातार काम कर रहे थे, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर कम हो रहा था, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ एक वर्ड याद रखना आपको, प्रो। P मतलब पंजाब, R मतलब राजस्थान, O मतलब उड़ीसा। तो यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा था, और BOM मतलब बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, यहां पर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में ग्रो कर रहा था, यानी लोग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे और यहां जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। ये बात आई समझ में? तो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग काम किया जा रहा था। उसके बाद जो उस टाइम की मद्रास प्रेसिडेंसी थी, आज उसके अंदर ये 4 स्टेट आते हैं। कौन कौन से 4 स्टेट? उसको एक शॉर्ट फॉर्म से हमने याद करा है, 2 कैट। कैसे याद करा है? 2 कैट। के से कर्नाटका, के से केरला, ए का मतलब आंध्र प्रदेश, टी का मतलब तमिलनाडु। तो आज के ये 4 स्टेट उस टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे। तो मद्रास, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, यहां इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते थे, और प्रो पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा, इसके अंदर लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते। तो कभी भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक तो शेयरिंग बता देनी है और दूसरी क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में आपको बता देना है। आगे चलते हैं बच्चे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये टॉपिक क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? पहले तो सुनो, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारिक संरचना होती है जिसके अंदर 2 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 3 चीजें आती हैं, EHH, एजुकेशन, हाउस और हेल्थ। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है TCP और P, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मीन्स ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो उस टाइम, अंग्रेजों के टाइम, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब भारत को अंग्रेजों ने छोड़ा, उस समय हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या क्या चीजें थी? अगर मैं इनमें से देखूं, एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं था, लिटरेट लोग ही मेल 16% और फीमेल 7% थी। हाउस, कच्चे मकानों में लोग रहते थे। हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, काफ़ी पुअर फैसिलिटी थी, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000 थी और बहुत सारे लोग मर जाया करते थे, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में काम किया गया था, कम्युनिकेशन पे भी काम किया गया था, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसी चीज़ें नहीं थी, पावर और इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ें भी थोड़ी ना के बराबर ही। तो ये कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन पे क्या किया? सबसे पहले इंडिया में पक्के रोड बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? पक्के रोड। क्यों बनाए गए थे? ताकि पोर्ट से लोकल मार्केट तक,
और लोकल मार्केट से रेलवे तक, ठीक है, रेलवे लाइन तक गाड़ी आ जा सके। दूसरा, जो मिलिट्री है उनको एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचाया जा सके, इसलिए ऑल वेदर रोड बनाए गए। ठीक है, तो बेसिकली इनका पर्पस क्या था? रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, रॉ मटेरियल को पोर्ट से लोकल मार्केट तक, लोकल मार्केट से रेलवे तक, और रेलवे से बड़ी मार्केट तक, लार्ज मार्केट तक भेजने का काम रोड का होता था। ठीक है, ऑल वेदर रोड बनाए गए थे और की इवेंट कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरा, रेलवे का इंट्रोडक्शन। रेलवे का इंट्रोडक्शन किया गया, पूरे देश के अंदर रेलवे लाइन बिछाई गई, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ 1850, पहली ट्रेन चली 1853, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। ये बात आई समझ में? क्या इंपैक्ट पड़ा इसका? सोशल बेनिफिट और इकोनॉमिकल लॉस। सोशल बेनिफिट क्या कि जियोग्राफिकल जो बैरियर्स थी वो दूर हो गई, और इकोनॉमिकल लॉस ये हुआ कि भाई जहां पर सिर्फ एक ही मार्केट अफेक्ट हो रही थी ब्रिटिशर प्रोडक्ट से, अब पूरे देश की मार्केट अफेक्ट होने लग गई। उसके बाद लिमिटेशन क्या थी? इंडियन गवर्नमेंट को इसका इकोनॉमिक लॉस हुआ क्योंकि ब्रिटिशर प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी और वो इन मार्केट में जाते जा रहे। इसका इंट्रोडक्शन 1850 को हुआ। 1853 को पहली पैसेंजर ट्रेन चली मुंबई से थाने 34 किलो। उसके बाद क्यों नहीं चली? क्योंकि उसके बाद ब्रिज बनाने की जरूरत थी। तो 1854 में पहली बार रेलवे ब्रिज बना थाने एक्सटेंशन तक। ये बात आई समझ में? उस चीज को आगे बढ़ाया गया, तो थाने एक्सटेंशन पर एक पुल बनाया गया। ये बात आई समझ में? एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो इनलैंड वाटर ट्रेड सीज लेन बनाई गई, जिसके अंदर स्वेज कैनल एक इंपॉर्टेंट नाम है। स्वेज कैनाल जो कि 1869 में बनाया गया। ओसिस कैनल बनाया गया। ठीक है, इससे ह्यूज लॉसेस हुए, ठीक है, ओसिस कैनल की वजह से। ठीक है, ये रेलवे को compete नहीं कर पाई, ये इसकी एक लिमिटेशन थी। और 1932 में टाटा एयरलाइंस को शुरू किया। तो एयरलाइंस, टाटा एयरलाइंस 1932 में आई। स्वेज कैनल को ओपन कर दिया था 1869 के अंदर, जो कि समुद्री रास्ते और वायु रास्ते थे। लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में मॉडर्न पोस्टल सर्विसेज शुरू की गई, और जो पोस्टल सिस्टम है 1837 में शुरू किया गया। ठीक है, ये पोस्टल जो सर्विसेज थी ज़्यादा इनएडिकेट नहीं थी, बट फिर भी कम्युनिकेशन के रूप में काफ़ी अच्छा काम किया। पहला जो स्टैंप है 1852 में लेके आया गया। ठीक है, जो आज हमारे पास पोस्ट ऑफिस है जहां वो स्टैंप चलते हैं छोटे छोटे, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, वो पहली बार कब आया था बच्चे? 1852 में। उम्मीद है इतनी इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आई। ठीक है, तो चलो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, कई बार एग्जाम में सवाल आता है, रेलवे जो है भारत में आई, उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स और क्या उसके नेगेटिव पॉइंट। भाई रेल आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट भी रहेंगे। तो क्या पॉजिटिव पॉइंट्स और क्या नेगेटिव थे वो आपको बताने। देखो पॉजिटिव पॉइंट क्या थे? डोमेस्टिक मार्केट का एक्सपेंशन हुआ। अब आप डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ लोकल मार्केट को कवर कर सकते हो, बड़ी बड़ी मार्केट को कवर कर सकते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की मार्केट को कवर कर सकते हो। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू हो गया। ठीक है, यानी अनाज को बेच सकते हो आप, कमर्शियल क्रॉप उगा सकते हो, उनको एक मार्केट से दूसरे मार्केट में बेचा जा सकता है। अगला, कल्चरल एफिनिटी को प्रमोट किया गया। एक स्टेट के कल्चर दूसरे स्टेट में, दूसरे के तीसरे में, तीसरे के चौथे में आप इजीली आ जा सकते हैं कम्युनिकेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। और लास्ट क्या है? फेमाइन पे कंट्रोल किया गया, अकाल पर कंट्रोल किया जा सकता था। क्यों? अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अकाल पड़ जाता था, अब रेल के अंदर अनाज डाला, सीधा उस एरिया तक पहुंचा दिया। तो ये सारे थे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब देखते हैं इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहे। नेगेटिव इंपैक्ट देखो, नेगेटिव इंपैक्ट पहला था एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। ठीक है, अब हमने क्या करा? रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और रेलवे से इजीली रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जा सकता था। अलग अलग जगह से माल डाला, पोर्ट तक पहुंचाए गए। ये हमारी इंडिया की लोकल मार्केट थी। लोकल मार्केट से, ये देखो भाई, ये लोकल मार्केट,
इंडिया की लोकल मार्केट है, उस लोकल मार्केट से पोर्ट पर सामान लेके आया गया, खासकर रॉ मटेरियल, उससे उसको लंदन भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? लंदन। तो रेल का यहाँ पर यूज़ किया गया। समझ में एक बात, पहली प्रॉब्लम ये। दूसरा, मार्केट एक्सपेंशन। जहाँ ब्रिटिश प्रोडक्ट सिंपल एक मार्केट को कैप्चर कर रहे थे, रेलवे आने से सभी मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया, और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसके जो प्रोडक्ट लगातार कम होने शुरू हो गए, ब्रिटिश प्रोडक्ट लगातार बढ़ने शुरू हो गए। तो ये लॉस हो गया कि इंडियन मार्केट लगातार कम हो रही थी, फॉरेन मार्केट लगातार बढ़ रही थी। लास्ट क्या है? इंपोर्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड। अब क्या करने लग गए? दूसरे देशों से इंडिया में इंपोर्ट करने लग गए गुड्स, और इन पोर्ट से लोकल मार्केट तक पहुंचाने का काम कौन कर रही थी? रेलवे। ये बात आई समझ में? तो कुल मिला के देश का रॉ मटेरियल रेल के थ्रू पोर्ट तक पहुंचाया जाता, और वहां का फिनिश्ड गुड पोर्ट से अलग अलग मार्केट तक पहुंचाया जाता रेल के थ्रू। ये बात आई समझ? तो 3 बड़े लॉस थे हमारे, तो इन्हीं को बोला नेगेटिव पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो कि रेलवे ने फैसिलिटेट करा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़ें। चलो भाई, अब आगे देखते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने ऐसे क्या पॉजिटिव काम किए थे जो आज भी हमें दिखाई देते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करा, खासकर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे। पक्के रोड बनवाए, रेलवे लेके आए, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज शुरू करी। तो बेसिकली 3 उन्होंने ये काम करे। दूसरा, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज शुरू किया, बार्टर सिस्टम को खत्म कर दिया और मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को शुरू करा। मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाने वाले ब्रिटिशर्स ही थे। अगला, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने सेटअप करा, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली लागू किया और वर्क कल्चर को शुरू किया। ये एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने वाले भी ब्रिटिशर्स ही थे। इसके अलावा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले खेती सब्सटैंशियल क्रॉपिंग की जाती थी, सोशल आउटलुक था, ये धरती हमारी माता है और इससे जितना भी अनाज आएगा वो हमें अपने और अपनों के लिए ही बनाना है, बेचने के पर्पज के लिए कभी भी अनाज नहीं उगाया जाता। अंग्रेजों के आने के बाद कैश क्रॉप उगनी शुरू हो गई, चाहे फोर्स कमर्शलाइजेशन करवाया हो, लेकिन फिर भी क्या किया गया? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया। टोबैको, इंडिगो, अफीम, कॉटन, जूट जैसी चीजें उगाई गई, और जो कि इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में काम कर सकती। फेमाइन पर चेक लगा। फेमाइन पर चेक कैसे लग गया? चेक का मतलब है रोक लगना, क्योंकि भाई देखो, फेमाइन का मतलब अकाल पड़ जाना। अब अकाल पड़ गया, वहां के लोगों के पास खाना ही नहीं है, 5-7 दिन में मर जाएंगे। जब तक वहां सहायता पहुंचती थी तब तक लोगों के प्राण पखेरु उड़ जाते थे। ये बात आई समझ में? तो रेलवे आने की वजह से, रोड बनने की वजह से अब वहां इजीली और जल्दी अनाज पहुंचाया जा सकता था। ठीक है, तो ये 5 फायदे हुए। अकाल पर रोक लग गई, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किए, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज शुरू किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। तो ये 5 पॉजिटिव पॉइंट थे। ठीक है, ब्रिटिशर से कभी आता है तो फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अंडर इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स। यह कंक्लूजन है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि अंग्रेजों के, जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए तो भारत की दशा कैसी थी। उसके ऊपर आप एक कंक्लूजन बताइए, या एक स्टेटमेंट दीजिए, या इसको जस्टिफाई कीजिए स्टेटमेंट को। तो देखो भाई, सबसे पहले जो फेमाइन थे, फेमाइन होता है अकाल। ठीक है, जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से आते थे, फूड शॉर्टेज हो जाती थी, फेमाइन आते थे। इन पे इन्होंने रोक लगाई, रोड और रेलवे लेके आते। पर कैपिटा इनकम थी वो लगातार कांस्टेंट थी, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी थी स्टेगनेंट। और चैप्टर जब हमने कल शुरू करा था तब हमने पढ़ा था कि देश की जीडीपी की जो ग्रोथ थी, जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो 2% से भी कम थी, और पर पर्सन इनकम जो थी, जिसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, वो आधे % से भी कम था। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी? स्टेगनेंट थी। आगे देखते हैं ट्रेडिशनल कल्टीवेशन। ठीक है, पुराने आउटडेटेड मेथड यूज किए जाते थे खेती के,
ठीक है, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं था, वही हल बैल के साथ खेती की जा रही है, तो आउटडेटेड मेथड और इनएफिशिएंट प्रैक्टिस की जाती थी, तो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन के मेथड हुआ कर। आगे देखी जाए इन एडिकेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पर्याप्त नहीं थी, मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पर कुछ भी नहीं था। मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पर 5 चीज़ों के नाम आते हैं। सबसे पहले टीसीबी, टीसीएस, शुगर, सीमेंट और पेपर मिल, पीसीएस। उसके बाद कॉटन, जूट और टाटा टिस्को। इनको बस याद रखना है तुम लोगों, ये ही उस टाइम थी। जूट इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री थी, टिस्को 1907, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, कुछ कंपनियां सीमेंट की, कुछ कंपनियां शुगर केन की कंपनियां थी, बोले फर्म्स बोलेंगे हम लोग, कारखाने थे, और कुछ पेपर मिल थी। तो ये ही सारी चीज़ें थी उस टाइम। इकोनॉमिक बैकवर्ड थे, इसलिए मॉडर्न इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो इन्होंने डिके कर दिया, उसका पतन कर दिया 5 कारणों की वजह। ठीक है, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को धीरे धीरे डिक्लाइन किया गया, क्योंकि उसमें इकोनॉमिकल लॉस होने लगे, जिसके पीछे 5 रीजन थे। पहला डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी, दूसरा डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट या प्रिंसली कोर्ट, उसके बाद मशीन मेड प्रोडक्ट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। इन 5 कारणों की वजह से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट लगातार कम होने शुरू हो गए। पूरी इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। जो पॉपुलेशन उसका रिलायंस किसके ऊपर था? एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर ही डोमिनेंस था, क्योंकि 70 से 75% लोग एग्रीकल्चर में काम करते। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का सर्वनाश करने के लिए एक सिस्टम लेके आया गया जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या था? एक ट्रायंगुलर सिस्टम था जिसके अंदर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली किसानों से डील नहीं करते थे। किसानों से डील करने के लिए जमींदार होते थे, जमींदारों को परमानेंट ओनर बना दिया था, और उन्हीं से रेंट और लगान वसूल करते थे। और इनको छूट दी गई थी, आप इतना लगान हमें दो, इसके ऊपर जितना आप चाहो उतना वसूल कर सकते हो। और इसकी वजह से इनके शोषण करने की नीति आ गई और उन्हें शोषण करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंडिया की दशा इंडिपेंडेंस से। इतनी बात आई समझ में? तो बच्चे आज की क्लास में हम इतना रखेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास के अंदर। तो सभी बच्चों का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।